शुभ संध्या सभी सृजन सृजनशील मित्रों को, तमाम वरिष्ठ लेखकों को नमस्कार। रमेश चंद्र शाह जी पर एकत्रित इन विभिन्न कड़ियों को आप जिस तरह प्यार कर रहे हैं, जिस तरह स्नेह दे रहे हैं और जिस गंभीरता के साथ इन सभी कड़ियों से जुड़ रहे हैं, हमें हमारा प्रयास कुछ सार्थक और समीचीन लगता है। एक ऐसे लेखक पर बातचीत करना और अलग अलग कड़ियों में उससे जुड़े विभिन्न पक्षों को रेखांकित करना निश्चय ही एक जरूरी कर्म है, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि वह लेखक आजीवन अपने आप को हिंदी की सेवा में लगाता रहा है। विभिन्न विधाओं में अनवरत लिखता आया है। ऐसे सर्जक किसी भी भाषा के लिए, किसी भी साहित्य के लिए, किसी भी समाज के लिए हमेशा ही बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और इस तरह की चर्चाओं की आवश्यकता भी होती है। यह कहीं न कहीं हम उन सभी रचना कर्म से जुड़े पड़ावों के साथी बन सके, इस ओर भी हमारी कोशिश रहती है। मित्रों, रमेश चंद्र शाह हमारे समय के एक ऐसे ही वरिष्ठ सर्जक हैं और उन पर एकाग्र की यह 18वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ इतिहास और दर्शन में समान रूप से रुचि रखने वाले कमल नयन शल्य जी उपस्थित हैं। आज वे अपनी बात रखेंगे। वे खास तौर से रमेश चंद्र शाह जी के उपन्यास कथा सनातन पर बात करेंगे और इस उपन्यास में किस तरह से भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि आती है और उसके समक्ष किस तरह के अस्तित्विक संकट उपस्थित होते हैं, इन सब पर चर्चा होगी। हालांकि शाह जी के कई उपन्यासों में, कई अन्य कृतियों में इन सब पर विचार किया गया है, मगर जानबूझकर इस वक्तव्य को फोकस्ड रखने के लिए हमारे आज के वक्ता कमल नयन जी ने इस उपन्यास पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। मगर उनकी इस चर्चा में सिर्फ यह उपन्यास शामिल नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त रमेश चंद्र शाह जी के लिखे विभिन्न आत्मपरक निबंधों की भी उन्होंने पड़ताल की है और उसमें भी जहां जहां कमल नयन जी को इस विषय से जुड़े हुए तत्व मिले हैं, उन सबको आज हम सुनेंगे। साथ ही उनके वक्तव्य का एक हिस्सा संस्मरणात्मक भी होगा, जिसमें रमेश चंद्र शाह जी उपस्थित होंगे, जिसमें स्वयं कमल नयन जी के पिता और जाने माने दार्शनिक यशदेव शल्य जी भी उपस्थित होंगे, ज्योत्सना मिलन जी भी आएंगी और वे विचार विमर्श भी आएंगे। उस समय के कुछ आपस की बातचीत भी है। अगर समय हमारे पास रहा और संभव हुआ तो हम उस बातचीत को भी यहाँ पर दिखलाएंगे। तो आइए मित्रों, इस आलोचनात्मक और संस्मरणात्मक वक्तव्य में हम कमल नयन जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। और मित्रों, आप सभी जिस तरह से इन विभिन्न कड़ियों को सुन रहे हैं और कहीं न कहीं उनसे जुड़कर अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं कमल नयन जी से अनुरोध करता हूं कि पहले वे संस्मरणात्मक वक्तव्य भी रखें।
ठीक है। और उस आवाजाही के बहाने साहित्य, दर्शन, संस्कृति आदि पर होने वाली चर्चाओं के हवाले भी होंगे, क्योंकि स्वयं कमल नयन जी न सिर्फ उनमें रुचि रखते थे, बल्कि दोनों ही जगहों पर, चाहे जयपुर हो या भोपाल हो या अन्यत्र भी, भरतपुर में भी रहे हैं, कई जगहों पर ये अभिन्न रूप से जुड़े हुए रहे हैं। तो आज की इस चर्चा की शुरुआत कुछ संस्मरणात्मक प्रसंगों से ही हो, जिनमें भी कहीं न कहीं यह विषय अपने आप आ ही जाता है, क्योंकि यह संबंध भी तो दार्शनिक और साहित्यकार का है। जी, कमल नयन जी। धन्यवाद अर्पण जी। आपने मुझे रमेश जी पे जो एकाग्र आपने आयोजित किया है उसमें मौका दिया, उसके लिए आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। और अपनी बात आरंभ कुछ संस्मरणों के साथ ही करता हूँ, जैसा आपने आग्रह किया है। रमेश जी से परिचय बहुत पुराना है, और साथ ही बात ये है कि ये परिचय जो है वो मेरा नहीं था उतना आरंभ में, सीधा, जितना कि मेरे पिता के माध्यम से मुझे उनका स्नेह आदि प्राप्त हुआ। किंतु उस समय भी आरंभ में कोई बहुत ज्यादा रमेश जी से मेरा मिलना जुलना नहीं हुआ। मेरी एक तो पोस्टिंग उस समय भरतपुर थी, मैं जयपुर नहीं था, ये आमतौर पे जयपुर ही आते थे। किंतु फिर भी धीरे धीरे रमेश जी जो है उनका स्नेह भी मुझे मिला और प्रोत्साहन भी मुझे मिलता रहा लगातार। तो बात ये सन 90 के दशक के पूर्वार्ध की है, जब रमेश जी शायद पहले पहल हमारे घर आए थे। उसके बाद रमेश जी का यहाँ आना काफी हुआ, और जब भी वो जयपुर आए उसमें ज्यादातर वो हमारे घर ही ठहरते थे, और उनके हमारे घर पर ठहरने का जो लाभ था वो मुझे बहुत अधिक मिला। और उससे मैं ऐसा लाभान्वित हुआ कि साहित्य में न केवल मेरी अभिरुचि जो पहले थी वो बढ़ी, और साथ ही समझ भी बढ़ी साहित्य के को लेकर। क्योंकि रमेश जी और हमारे पिताजी जिनके वो मित्र थे, वो रहे, और वो उनकी बातचीत, उनकी चर्चा में हमेशा मैं लगभग जब भी मैं यहाँ होता था तो मैं शामिल होता था, सुनता था इन्हें, और कभी कोई छिटपुट जिज्ञासा हुई तो पूछ लिया, नहीं तो आमतौर पे ये सुनता ही था। रमेश जी की एक विशेषता ये है कि ये हमेशा सामने वाले को प्रोत्साहित करते हैं, लिखने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी। और ये हमेशा मेरे से कहते थे कि तुम लिखा करो, नियमित रूप से लिखा करो, और ये लेखन जो है, लिखने के माध्यम से लेखन एक तरह का आईना होता है जिसमें आप अपने आप को देख सकते हो और फिर सुधार भी सकते हो। अन्यथा दिमाग में बातें आती हैं जाती हैं, वो उनसे उतनी बात नहीं बनती जितनी लिखे से बनती है। आप सोचें, और यदि आप उसे लिखेंगे नहीं तो वो आपका सोचना उतना सार्थक भी नहीं होगा। तो ये बात तो है ही। उसके साथ साथ रमेश जी का यहाँ जयपुर जो आना होता था हमारे लिए एक उत्सव जैसा भी होता था। बहुत आनंद आता था खाने की मेज पर, या वैसे आपस में बैठकर बातचीत, और जो शाम को सिटिंग्स, उनमें भी इस तरह से बहुत। और रमेश जी के जो विनोदी स्वभाव है वो भी बहुत आनंददायक, आनंद देता है। और एक जो बड़ी बात है वो ये है कि उनके कहने का ढंग जो है, वो बात को कहने का ढंग जो है वो उसमें जिस तरह के व्यंग का पुट आदि होता है वो बहुत ही प्रभावशाली है। और मैं तो दरअसल अभिभूत ही हो जाता हूँ इनके बोलने को लेकर। जब भी मैं इनको पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मानो वो बोल रहे हों। जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मुझे अपने कान में इनकी आवाज ही सुनाई पड़ती है। तो इनके साथ जो गुजरा समय है उसमें रमेश जी ने कई बार अपने पुराने अनुभव भी सुनाए, अपनी किन्हीं कहानियां कैसे बनी उनके विषय में भी हमारे साथ चर्चा की।
उससे हमें इनके मानसिक और बौद्धिक परिवेश का भी बड़ा अंतरंग परिचय सा मिला। इसके अतिरिक्त हमारे बुलावे पे रमेश जी भरतपुर भी आए और वहाँ पर एक साहित्य समिति के दफ्तरों में साहित्य समिति के आयोजनों में, उनके दफ्तर में जो आयोजन हुए उनमें भी ये बोले। और साथ ही मेरे साथ ये घूमने भी गए हमने, वहाँ पर प्रसिद्ध घना बर्ड सेंचुरी है, वहाँ भी गए, फतेहपुर सीकरी गए। इस तरह से कई स्थानों पर इनके साथ मैं घूमा। वो घूमना भी एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस था बहुत मेरे लिए। और मेरा हमेशा प्रयास ये रहता था कि जब तक भी रहें तो इनका जो सानिध्य है वो उससे मैं जितना ज्यादा लाभान्वित हो सकूं हूँ। और कई ये रमेश जी शायद थक भी जाते होंगे कि ये तो सारे समय जो है आसपास मंडराता रहता है, मौजूद रहता है। जो भी हो, किंतु रमेश जी जो है बहुत इस मामले में बहुत दरिया दिल हैं और वो कभी भी अपनी थकान की परवाह नहीं करते थे और हमेशा जो है कुछ ना कुछ इनसे हमें मिलता रहता था। इसलिए मैं रमेश जी के उपन्यासों और कविताओं आदि को यदि मैंने पढ़ा है, उपन्यासों को जरा ज्यादा ठीक से, कविताओं में मेरी उतनी पहले पैठ नहीं थी। और उन उपन्यासों में जो एक बड़ी बात और खास बात मुझे दिखती है कि उसमें उसकी भाव भूमि जो है वो भारतीय रहती है। उनका अनुभव जो है वो भारतीय होता है, प्रामाणिक होता है। इसीलिए इनके उपन्यास जो हैं वो आपको पकड़ते हैं। यही बात उनकी कविता में, कहानी में, सब इनकी विधा, जिन भी विधाओं में इन्होंने लिखा उन सब में ये बात दिखाई पड़ती है। यहाँ आज जो चर्चा के लिए मैं विषय उठाना चाहता हूँ वो ये है कि उसमें मैं दरअसल इनका जो विचारात्मक लेखन है उसके कुछ नमूने और साथ में इनके जो विचार हैं जो इनके निबंधों में अभिव्यक्त हुए हैं वो किस प्रकार से इनके उपन्यास कथा सनातन में वो कथा रूप में ढले और फिर उनके पात्रों के माध्यम से वो अभिव्यक्ति उनकी हुई, वो उसको आपके सामने रखना चाहूंगा। तो अपनी बात इसी प्रकार से शुरू करूंगा कि रमेश जी जो हैं वो एक विशिष्ट प्रकार के आधुनिक भारतीय साहित्यकार हैं हिंदी के। जो बात उनको विशिष्ट बनाती है वो ये है कि उनके विचारात्मक लेखन में ही नहीं अभिव्यक्त हुआ, बल्कि उनके उपन्यासों, खासकर कथा सनातन और पूर्वापर में कथा रूपों में भी अभिव्यक्त हुआ है। पूर्वापर में तो वो एक तरह से वो पृष्ठभूमि में है, किंतु यहाँ पर जो है वो कथा सनातन में वो मुख्य बनकर अभिव्यक्त होता है। उनके बहुत से लेखों में मनुष्य के होने, उसके होने के अर्थ, उसके स्वरूप, उसके साध्य, उसकी साधना, उसकी समझ के फेर से संबंधित प्रश्नों पर बहुत गहरा विचार किया मिलता है। यही जो प्रश्न हैं ये विशेष रूप से उनके कथा सनातन में कथा रूप में ढले हैं। सनातन व उपन्यास के अन्य पात्र, ये जो कथा सनातन है ये दरअसल सनातन की कथा है और ऐसी कथा है जो कथा भी अपने आप में सनातन ही है, मनुष्य की आत्म की है। तो कथा सनातन जो है वो उसमें जो सनातन, जो उसका नायक है, उसके व उपन्यास के अन्य पात्रों के भाव जगत और विचार जगत को रमेश जी ने अपनी सृजनात्मक कल्पना से मूर्त किया है। जैसा कि शैले जी साहित्य को लेकर बात कहते हैं तो टिप्पणी करते हैं, वो कहते हैं कि साहित्य केवल भाव जगत तक सीमित नहीं रहता, विचार का स्थान भी उसमें उतना ही महत्व है, किंतु वह विचार की अंतर्वस्तु अथवा विचार विषय जो है वो साहित्य में अवगम्य नहीं होते। वो साहित्य में वो एक विषय रूप में अवगम्य नहीं होते।
या उनका विमर्श नहीं होता। ये तो दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र आदि के विचार विषय होते हैं। उपन्यास में तो इन विचारों का वाहक जो है वो अवगम्य होता है, साक्षात्कृत होता है। वहां विचार जो है वो विचारक के माध्यम से सामने आता है, और जो विचारक है वो पात्र के रूप में कल्पित या अवधारित होता है। तो यहाँ विचारक कोई पात्र होता है, वो कहते हैं विचार उसके चरित्र की अभिव्यक्ति का माध्यम बनता है। तर्क वितर्क भी कथा के पात्रों के बीच युक्ति वितर्क का रूप लेता है, और अधिकांश में उसके साथ विचारक पात्रों के ईर्ष्या, द्वेष, पूर्वाग्रह आदि के रंग भी उसमें रहते हैं। ये बात उन्होंने साहित्य के स्वरूप पर टिप्पणी करते हुए शल्य जी ने कही थी। और कथा सनातन में जो दृष्टि विचार रूप में पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है, रमेश जी ने उसे ही इसमें सामने रखा है। और ये इसलिए ये उपन्यास जो है वो विचारात्मक उपन्यास कहा जा सकता है। इस पे थोड़ी सी बात बाद में और करेंगे। रमेश जी जो है वो कथा सनातन की भूमिका में अपनी कथा के आत्मकथा के विषय में अपने मन में चलने वाली ऊहापोह को प्रश्नों के माध्यम से सामने रखते हैं। उन प्रश्नों पर इनकी उस ऊहापोह पर आने से पहले भारतीय साहित्य की परंपरा की विशिष्टता की बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। वो ये है कि हम सब ये जानते हैं कि भारत में आत्मकथा लिखने का चलन नहीं था, पुराना नहीं है। पहली आत्मकथा जो भारत में मिलती है किसी भारतीय द्वारा लिखी हुई, वो बनारसी दास की है, जो 16वीं शताब्दी में हुआ था। उसने तब वो लिखी थी। उसका नाम था अर्ध कथानक। मुकुंद जी ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया है। ये जो अर्ध कथानक है, ये पहली आत्मकथा है जो बनारसी दास नामक एक व्यापारी की है, एक वैश्य की है। वो जैन था। इसको अर्ध कथानक इसलिए कहा गया, केवल रुचिकर बात है इसलिए कि जब उसने ये लिखी थी उस समय वो 55 वर्ष का था, और जैन धर्म में जो आदर्श आयु मनुष्य की है वो 110 वर्ष मानी जाती है। तो वो उसके बीच में था, तो इसलिए उसने इसका नाम शायद अर्ध कथानक रखा। अब ये प्रश्न उठता है कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में बहुत कुछ किया गया, लिखा गया, किंतु आत्मकथा लिखने का चलन क्यों नहीं हुआ। इसके विषय में आम धारणा ये है कि ये कहा जाता है कि आत्म का जो स्वरूप भारत में परिकल्पित है, भारतीय दर्शनों में और भारतीय परंपरा में परिकल्पित है, उसकी कथा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्म तो निराकार, निर्गुण, अपरिणामी, पूर्ण और शाश्वत है, और केवल वही है, शेष सब मिथ्या है। हम सब जानते ही हैं वो प्रसिद्ध वाक्य अद्वैत वेदांत का, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो वेदांत दर्शन की इस उक्ति से को लेकर ही ये सारी धारणा बनी है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये भी कहा जाता है कि सांख्य दर्शन में भी आत्म को, जिसे वहां पुरुष कहा गया है, अपरिणामी, पूर्ण, शाश्वत, निर्गुणादि ही माना गया है। जड़ जगत जो है वो त्रैगुण्य प्रकृति की अभिव्यक्ति है। इस त्रैगुण्य प्रकृति से, मिथ्या से, माया से उत्तीर्णता ही साध्य है। ऐसे में यह प्रश्न लाजमी है कि ऐसे अपरिणामी, निराकार, निर्गुण, सभी कर्मों से परे आत्म की कथा कैसी होगी, कैसे हो सकती है। कथा तो ऐसे आत्म की ही हो सकती है जो कर्ता और भोक्ता दोनों हो, किंतु वेदांत और सांख्य का आत्म तो न करता है, न भोक्ता, न दृष्टा। इसलिए यह धारणा आम है कि उपर्युक्त मान्यताओं के कारण भारत में आत्मकथा लिखने की परंपरा नहीं रही। यह मानने वाले ये भी भूल जाते हैं
कि न्याय वैशेषिक दर्शनों में आत्म का स्वरूप इससे भिन्न कल्पित है। इन दर्शनों में परिकल्पित आत्म निस्वभाव है, नहीं है, बल्कि निस्वभाव नहीं है। यहाँ आत्म भाव, कर्म और ज्ञान का आश्रय है। आत्म विषय ऐसी यही कल्पना मीमांसा दर्शनों में भी मिलती है। यहाँ आत्मकर्ता और भोक्ता दोनों है। ऐसी ही बहुत से पश्चिमी विचारक और उनसे प्रभावित जो भारतीय हैं, वो पिछले 200-225 साल से ये मानते हैं, प्रतिपादित करते आए हैं कि भारतीय जिस आत्म को मानते हैं उसकी कथा ही संभव नहीं है, किंतु यह भ्रांत धारणा है। वेदांत दर्शन में भी आत्म के 3 स्तर माने गए हैं। हीन आत्मा, जो ये आत्म का है पाशव और जैविक स्तर है, जहाँ ये संवेगों, सहज प्रवृत्तियों के परितोष में संलग्न रहती है। गौण आत्मा, यह आत्मा का धर्म से वर्णाश्रमाभिमान से परिभाषित सामाजिक स्तर है। आत्म का यह वह स्तर है जहाँ यह आत्मचरितार्थन अथवा आत्मोत्तीरण साधती है। और श्रेष्ठ आत्मा जिसे ट्रांसेंडेंटल सेल्फ कह सकते हैं, गौण आत्मा जिसे मैं कह रहा हूं वो एम्पिरिकल सेल्फ है, और जो श्रेष्ठ आत्मा है वो ट्रांसेंडेंटल सेल्फ है। आत्म का जो एम्पिरिकल सेल्फ का साध्य भी है, और ये आत्म का श्रेय रूप है, ब्राह्मिक स्तर है, ट्रांसेंडेंटल लेवल है, अपरिणामी, शाश्वत और परम है। ये जो एम्पिरिकल सेल्फ है, ये आत्म का वह स्तर है जिसकी कथा संभव है, उसके आत्मचरितार्थन की कथा, उन मूल्यों के चरितार्थन की कथा जिन्हें वह सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त होता है, जिनके चरितार्थन में वह अपना कल्याण देखता है। किंतु भारतीय दार्शनिक विचार में आत्मकथा विरोधी प्रवृत्ति ना होते हुए भी आत्मकथा लिखने का चलन क्यों नहीं हुआ? इसके कारण भारतीय दर्शन परंपरा में नहीं अपितु अन्यत्र देखने होंगे। मुकुंद जी लाठ जो है, उन्होंने इस विषय पर बहुत गहरा विचार किया है, और उन्होंने अपने एक लेख आत्मकथा, परकथा और भारतीय परंपरा में बहुत ही इसका विदग्ध विश्लेषण करते हुए आत्मकथा निरोधक प्रवृत्ति के कारण भारतीय काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों में देखे हैं। उनके अनुसार इसका उत्तर कथा की धारणा और उसकी परंपरा में मिलता है। इसके विस्तार में जाना तो उतना ठीक नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है साहित्य का जो लक्ष्य माना गया है वो रस की निष्पत्ति और धर्म की सिद्धि, ये दो उसके लक्ष्य माने गए हैं, जो असल में भरत ने प्रतिपादित किए थे, जो नाट्य के लिए थे, किंतु यही साहित्य की अन्य विधाओं में भी इनको अपना लिया गया। तो यहाँ धर्म जो है वो उससे आशा था मानव जीवन के आदर्श। इनकी सिद्धि के लिए साहित्यिक कृति को एक विशेष सांचे में ढालना आवश्यक होता है, जिसको औचित्य का, मर्यादा का सांचा कह सकते हैं। लोक जैसा है उसे वैसा दिखा देने से इन दोनों लक्ष्यों की सिद्धि नहीं हो सकती। ऐसा आदर्श कथा को यथार्थ से दूर ले जाता है। अब इसके लिए उदाहरण देखिए कि चरित्र काल्पनिक हो या वास्तविक, कथा लिखने का आदर्श तो यही था। हर्षचरित को लीजिए, बाण यही दिखाने में लगे रहते हैं कि उनके चरित्र नायक ने ऐसा कुछ नहीं किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। इसलिए बाण में जो बात उभर कर सामने आती है वह उनका चरित्र नायक, मतलब वहां जो उभरता है वो उनका चरित्र नायक नहीं उभरता, बल्कि उनका काव्य उभरता है। संस्कृत में हर्षचरित जैसी वास्तव के जीते जागते चरित्रों की भी कथाएं हैं, पर सभी में औचित्य प्राण चित्रण की चेष्टा की गई है। जहां अन्य की कथा ऐसी नाट्य धर्मी हो, वहां आत्मकथा की गति क्या होगी। इसलिए अपने बारे में कथा लिखने की परंपरा नहीं बनी। यही कारण था कि भारतीय साहित्यकार इस ओर प्रवृत्त ही नहीं हुए। जो चरित्र ग्रंथ भी लिखे गए, उनमें चरित्र नायकों की वास्तविक नहीं अपितु आदर्श कथाएं लिखी गई हैं। यहाँ और इसके विस्तार में जाना जो है वो बड़ा लंबा प्रसंगांतर, मतलब कहना चाहिए प्रसंग से भटकना हो जाएगा। तो अब यहाँ हमारे यहाँ पर जो आधुनिक भारतीय साहित्यकार हैं, उन पर पश्चिम का प्रभाव जो है रहा, उसके बहुत लाभ भी हुए।
यहाँ बहुत सी साहित्यिक विधाएं उधर के प्रभाव से ही विकसित हुई। पश्चिम के प्रभाव से अपनी सांस्कृतिक जड़ों को ना छोड़ते हुए हमारे साहित्यिकों ने इन प्रभावों को लिया। उपन्यास और नई कविता उदाहरण स्वरूप को इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। दूसरी ओर हमारे बहुत से साहित्यकार वहाँ के, किंतु एक दूसरी बात और भी है, वो ये है कि बहुत से साहित्यकार वहाँ के साहित्यिक वादों से भी, जो वाद है वहाँ प्रचलित साहित्य के, उनसे भी ग्रस्त रहते रहे हैं और उन वादों की परंपरा में साहित्य रचना करते रहे हैं, जो उन्हें एक प्रकार से अप्रामाणिक या इनऑथेंटिक थोड़ा बना देता है। किंतु फिर भी इस पर चर्चा जो है, यहाँ इस चर्चा में जाना जो है वो अस्थानीय होगा, उपयुक्त नहीं होगा। रमेश जी जो है वो हिंदी के आधुनिक साहित्यकार हैं, तो ये तो बात कहने की आवश्यकता ही नहीं है। वो अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे, ये भी इस बीच में इतनी बार चर्चा हुई है, तो चर्चाएं हुई हैं, तो उनमें ये बात भी सामने आई ही है। अंग्रेजी साहित्य और काव्य शास्त्र को भी उन्होंने स्वायत्त किया। अंग्रेजी में कुछ लिखा, अपना लिखा भी और कुछ अनुवाद भी किया। और भर्तृहरि के जो त्रिशतक है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो भी काफी पसंद किया जाता है, लोकप्रिय भी हुआ है। उन्होंने जो है वो उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं में सर्जन किया है। लगभग सभी विधाओं में, जो प्रचलित विधाएं हैं, इन विधाओं में उनके सृजन को एकता प्रदान करने वाला जो सूत्र है वो भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता बोध है। ये बहुत ही महत्व की बात है। वे इस बोध के समक्ष पश्चिमी आधुनिकता की चुनौतियों के प्रति सदैव जागृत रहे हैं, जिसके कारण हम अपना आत्मबोध खोकर आत्महीनता का शिकार होते जा रहे हैं। उन्होंने एक लेख लिखा था, जो उनकी जो पुस्तक है, जो दवे साहब ने, रमेश दवे साहब ने और विजय कुमार देव ने एडिट की है। उन्होंने उस है सृजन यात्रा रमेश चंद्र शाह। उसमें वो एक लेख में लिखते हैं, मेरी सृजन यात्रा मोड़ आगे और भी हैं। इस शीर्षक से जो उन्होंने लेख लिखा है वो उनका आत्मकथ्य है। वो ये कहते हैं कि कोई भी विधा किसी दूसरी विधा का विकल्प नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे मन में जीवनानुभूति के भी अनेक विभाग होते हैं, जो अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति चाहते हैं। जो बात मैंने निबंधों में कही है वह मैं कविता में नहीं कह सकता था। जो उपन्यास कहानी में अभिव्यक्त होता है वह निबंध में नहीं मिल सकता था। किंतु इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि उनकी बात तो जो उनके निबंधों में है, उनकी चिंताएं जो निबंधों में हैं, वो उनके उपन्यास में भी दिखाई पड़ती हैं। जो भाव भूमि उनके निबंधों की है, वही भाव भूमि उनके उपन्यासों और कविताओं और कथाओं की है। जो भी हो, किंतु उन्होंने ये बात कही है। किंतु वो जो आगे वो कहते हैं वो एक बड़ी महत्व की बात है। उन्होंने अपना पहला आत्मनिबंध चौथी प्याली की बहक नाम से लिखा था, जो सन 61 में लिखा गया था। उसमें वो ये कहते हैं, आत्मनिबंध कोई आत्मरति मूलक चीज नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी आत्म केंद्रित निर्वैयक्तिक परंपरा में कालांतर में स्वयं अपने व्यक्तित्व के और अनुभव के साथ हमारा संबंध गड़बड़ा गया है। अपने ही अनुभव का सामना करने में हमें डर सा लगता है। हम एक व्यापक स्मृति भ्रंश और सांस्कृतिक आत्मविश्वासहीनता के शिकार हुए हैं। उसी के चलते अपने समाज को, अपने लोगों को भी हम अपने अनुभव के भीतर से नहीं देखते। एक छायाजीवी, अनुवादजीवी समझ से ही प्रेरित होते हैं। इस दुष्चक्र को तोड़ने में हिंदी निबंध का अपनी तरह से योगदान रहा है। वो आगे कहते हैं, मेरा आलोचन और चिंतन भी इसी आंतरिक प्रेरणा और जरूरत से प्रेरित है। लेट स्टार्टर होते हुए भी मैं नई कविता के प्रौढ़ वातावरण में
आत्मचेतन हुआ, नए कवियों से संलाप करते हुए और स्वयं उसी दौर में अपनी काव्याभिव्यक्ति को कमाते हुए बड़ा हुआ। उसी भाव भूमि पर मैंने प्रसाद और निराला की प्रासंगिकता को खोजा। मेरा जीवन और साहित्य संबंधी दृष्टिकोण मेरे अपने सृजनात्मक द्वंद्व या आत्म संघर्ष की पृष्ठभूमि, मेरे जो सृजनात्मक द्वंद्व है और जो आत्म संघर्ष की पृष्ठभूमि में अभिव्यक्त हुआ है। यहाँ उनके पहले कहानी संग्रह पर नामी साहित्यकार निर्मल वर्मा जी की टिप्पणी, जो कि रमेश जी ने स्वयं अपने इसी लेख में उद्धृत की है, उसको आपके सामने रखता हूं। निर्मल जी ने कहा है कि इन कहानियों का स्वर भारतीय संस्कृति के संकट को हिंदुस्तानी मनुष्य के औसत, अनर्गल और दैनिक अनुभवों के बीच तार तार होती हुई आत्मा में छानने वाला स्वर है। उस डाकिये की तरह जो मन के संदेशे आत्मा को, आत्मा की तकलीफ देह को और देह की छटपटाहट मस्तिष्क को पहुंचाता रहता है। इस पर रमेश जी कहते हैं, मुझे लगता है कि मेरे परवर्ती कहानी संग्रहों की भाव भूमियों के लिए भी यह बात उतनी ही सच है। इस प्रसंग में उन्हें उनके पढ़ते पढ़ते निबंध संग्रह के 3 लेखों का नाम उल्लेख करना चाहूंगा। एक लेख है मूल पाप, दूसरा है भक्ति नारद और तीसरा है स्वधर्म और कालगति, लेखक के दृष्टिकोण। इन तीनों लेखों में चिंतन का विषय भारतीय सांस्कृतिक अवधारणात्मक परिप्रेक्ष्य है। यहाँ उनके स्वधर्म और कालगति के एक उद्धरण को देकर मैं आगे बढ़ूंगा, जहां उन्होंने अपने स्वधर्म को लेकर अपनी चिंताएं रेखांकित की हैं। और रमेश जी जो है वो क्या कहते हैं वो सुनिए। मनुष्य का जीवनानुभव और उस अनुभव से प्रेरित सोच विचार ही जीवन के अर्थ की उस संकल्पना और दर्शन को निर्धारित करता है। इसको दोबारा कहता हूं, मनुष्य का जीवनानुभव और उस अनुभव से प्रेरित सोच विचार ही जीवन के अर्थ की उस संकल्पना और दर्शन को निर्धारित करता है। यह भी कि यह जीवनानुभव और उसका अनुचिंतन स्वयं उस स्वकर्म या स्वधर्म से परिभाषित और प्रभावित होता है, जिसका निर्वाह करते हुए मनुष्य अपना जीवन जीता है और जिए हुए का मनन करता है। यहाँ वह गीता से एक श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसका अर्थ है, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि कैसी सिद्धि? स्वकर्म द्वारा सिद्धि का ऐसा आश्वासन तो तभी संभव है जब स्वकर्म ही साधना हो और साध्य के बारे में व्यापक सहमति हो। हेगेलिय मुहावरे के मुताबिक तो हेगेल के मुहावरे के मुताबिक तो यह युग सेक्युलराइजेशन ऑफ स्पिरिट का युग है। सेक्युलर और मानववादी समय के मनुष्य का स्वकर्म और साधना सरीखे अलौकिक अर्थभार वाले शब्द को वहां इनका क्या अर्थ रह सकता है वहां पर? मानव सभ्यताओं और संस्कृतियों की भरपूर टकराहट और घालमेल वाले युग में क्या ऐसी आश्वस्ति संभव है? स्वयं एक ही संस्कृति की समाज रचना के भीतर स्वकर्म या स्वधर्म पहले की तरह सुनिश्चित और सुपरिभाषित नहीं रह गए हैं। लिहाजा धर्म और परधर्म की भी पुनः व्याख्या और पुनर्मूल्यांकन अनिवार्य है। आगे वो कहते हैं, आज की परिस्थिति में लगता है कि लौकिक प्रतिज्ञाओं के भीतर ही मानव जीवन के गहनतम अभिप्रायों का संधान करना यदि हमारे संवाद का तात्कालिक और स्वयं पर्याप्त लक्ष्य है, तो पृष्ठभूमि में कहीं सबको साधने वाली विद्या की एकता और अखंडता का विचार भी अनुपस्थित नहीं हो सकता। क्या लेखक, एक रचनाकर्मी उस लक्ष्य का संधान कर सकता है? ये वास्तव में बहुत ही कठिन बात है। जिसका कर्म एक प्रकार से स्वयं माइक कर्म है, सेक्युलर कर्म है, यूं कह लीजिए, क्या वह उस कर्म की बदौलत ही माया से पार पा सकता है? कभी भले ही अपनी आत्मनिष्ठ कविता में हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता रहे
यहाँ वो जयशंकर प्रसाद को उद्धृत करते हैं, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। अब ये जो आत्मनिष्ठ कविता है उसमें वो कहते हैं कि कवि हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश भले ही करता रहे, किंतु क्या वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक और अफलातून के वंशधर उस दावे को यूं ही आसानी से मान लेंगे? ये वास्तव में बात सोचनी है कि आधुनिक जो मनीषा है उसको ना तो वो मुहावरा ईडियम पुराना, ना वो अवधारणाएं, ना वो विश्वास प्रेरणाएं आदि वो उनके कहना चाहिए टेस्ट के, उनके उस मनीषा को ये ग्राह्य नहीं है। रमेश जी आगे कहते हैं, जीवनानुभव और उसका चिंतन मनन अपने स्वकर्म की संगति में स्वकर्म के माध्यम से ही उस जीवनानुभव और चिंतन का उत्तरोत्तर एक जीवन दर्शन में ढलना क्या विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं हो सकती? अब ये उनकी जो चिंता है, ये चिंता उस भारतीय दृष्टि को बचाने की और उस दृष्टि की पुनर्व्याख्या, उसके पुनर्मूल्यांकन, उसके नवीकरण की आवश्यकता पर जोर देने वाली ये बात है उनकी, ये टिप्पणी उनकी। उनका कथा सनातन जो है वो, अब हम उस पर आते हैं। यह एक विलक्षण उपन्यास है। विलक्षण इसलिए है कि इसके संबंध में प्रश्न उठ सकता है कि क्या उपन्यास कहीं ऐसा होता है? इस पर हमारे समय के एक बड़े विचारक मुकुंद लाठ की टिप्पणी यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा। वो कहते हैं, जिस पुस्तक के बारे में असमंजस हो कि उसे कहा क्या जाए, वह पंगत से बाहर कड़ी चुनौती देती है, जिज्ञासा जगाती है। ऐसी पुस्तक के बारे में पहला जवाब उसकी सार्थकता और संवेदन क्षमता का होना चाहिए। उसे रखा किस वर्ग में जाए, यह अवान्तर बात है। मतलब जो बात है वो ये है कि ये चुनौती तो देती है ऐसी पुस्तकें जो पंगत से बाहर हैं और एक अलग तरह से प्रस्तुत हुई हैं, मतलब उनमें जो है तथ्य प्रस्तुत हुआ है, वो चुनौती भी देती है और जिज्ञासा भी जगाती है। ऐसी पुस्तक के बारे में पहला सवाल उसकी सार्थकता और संवेदन क्षमता का होना चाहिए। वो किस पंगत में उसे रखा जाए, किस वर्ग में उसे रखा जाए, ये महत्वपूर्ण उतना नहीं जितना ये कि ऐसी पुस्तक के बारे में पहला सवाल उसकी सार्थकता और संवेदन क्षमता का होना चाहिए। उसे रखा किस वर्ग में जाए, ये तो अवान्तर बात है। ये मुकुंद लाठ ने कथा सनातन एक चर्चा नामक अपने एक लेख में ये इसके विषय में कहा है। अब ये जो है इस उपन्यास के विभिन्न पात्रों के बीच जो वैचारिक संवाद, वैचारिक तनातनी और कथा के नायक सनातन का उसके पिता के मानसिक आध्यात्मिक प्रभाव के में रूप लेता उसका मानस, उसके बचपन का मानस, ये सब वो सनातन की कथा वस्तु का अंग है। हमें इसे हम विचारात्मक उपन्यास कह सकते हैं। विचार जो है वो किस पर हुआ है, जीवन का अर्थ क्या है, इस प्रश्न पर केंद्रित है इस उपन्यास में विचार। जीवन से आशय यहाँ मनुष्य के जीवन से ही है। वास्तव में तो जीवन का अर्थ क्या है, यह अर्थ किसमें निहित है, मनुष्य के स्वरूप के संबंध में ही प्रश्न है। मनुष्य का स्वरूप प्रदत्त अथवा सिद्ध नहीं अपितु साध्य है। ये तो बात एकदम स्पष्ट ही है, क्योंकि यदि सिद्ध हो तो यह प्रश्न ही नहीं उठेगा कि मनुष्य का स्वरूप क्या है, उसका साध्य क्या है। मनुष्येतर चराचर सृष्टि जो है वो सिद्ध स्वरूपा है, वहां यह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इस सृष्टि को कुछ और नहीं होना है। मनुष्य जो है वो उसका स्वरूप ही उसके साथ, क्योंकि मनुष्य आत्मचेतन, एकमात्र आत्मचेतन प्राणी है इस सृष्टि में, वही अपने से ये सवाल करता है। मनुष्येतर सृष्टि जो है वहां पर तो ये सवाल नहीं उठता। वहां कथा सनातन में मनुष्य के स्वरूप विषय विचार, उसके होने के अर्थ, उसके होने की सार्थकता,
किसमें निहित है, वह क्या साधे कि उसका जीवन सार्थक हो जाए। यही विचार विभिन्न पात्रों, खासकर सनातन, सनक, सनत और सनंदन के माध्यम से अभिव्यक्त हुए हैं। ये सभी सेवानिवृत्त रिटायर्ड महानुभाव हैं, जीवन के रूटीन से मुक्त, अर्थान्वेषण में प्रवृत्त। यहाँ एक बात और आपके ध्यान में रखना चाहूंगा कि संस्कृतियां जो है वो मनुष्य के स्वरूप विषयक दृष्टि पर ही आधारित होती हैं। सांस्कृतिक परंपराएं मनुष्य की स्वरूप सिद्धि की ही यात्रा की ऐतिहासिक अभिव्यक्तियां हैं। भारत में ब्रितानी शासन के माध्यम से आई पाश्चात्य आधुनिक दृष्टि और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से उसके भारतीय मानस में उतर जाने के से एक संकर मानस का निर्माण हुआ। इस उपन्यास में दो कंटेंडिंग सांस्कृतिक दृष्टियों, पाश्चात्य और भारतीय की जद्दोजहद की बहुत ही विदग्ध अभिव्यक्ति हुई है। रमेश जी ने इन दोनों दृष्टियों के मर्म को मिथकीय रूपकों के माध्यम से सामने रखा है। एक है ईसाई दृष्टि, जो जगत को ओरिजिनल सिन का, जिसे मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस कहकर अभिव्यक्त किया है। एक ये मिथक है जिसमें वो ये कहता है कि मैं बात उसकी पूरी पढ़ देता हूं। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought death into the world and all our woes। यह आदम द्वारा आदम का ईश्वर द्वारा वर्जित ज्ञान का फल चख लेने का परिणाम था कि उसे ईश्वर ने पैराडाइज से निष्कासित कर दिया, स्वर्ग से, नंदन कानन से निष्कासित कर दिया। और दूसरा मिथक भारतीय दृष्टि का प्रतिनिधि है। ये ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, उनके मानस पुत्रों, जो रमेश जी के इस उपन्यास के पात्रों के भी नाम हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उनके घर से निष्कासन का मिथक है। ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण में मदद के लिए उक्त 4 पुत्रों की अपने संकल्प से रचना की लेकिन ये चारों पैदा होते ही इस बात पर अड़ गए कि पहले ब्रह्मा उनके प्रश्नों का उत्तर दें, तभी वो काम करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने नाराज होते हुए उन्हें घर से निकाल दिया। इससे इन चारों का कल्याण ही हुआ, रमेश जी कहते हैं, और वह सच भी बात है। वे अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उत्तर दिशा की ओर बढ़ गए और उन्हें ज्ञान के अवतार दक्षिणामूर्ति वहां मिले और उन्हें उनके प्रश्नों के उनसे उत्तर मिले और उनका उद्धार हुआ। भारत में ज्ञान को मुक्ति का प्रदायक माना ही जाता है और इस प्रकार से ज्ञान के माध्यम से मुक्ति। और दूसरी तरफ जो ईसाई मिथक है, उसमें ज्ञान का फल चखने का परिणाम जो है वो नारकीय यातना इस पृथ्वी पर, इस मर्त्य जगत में। तो ये दोनों जो कथानक हैं, ये कॉन्ट्रास्ट है। सॉरी। इस प्रकार ये दोनों कथाएं निष्कासन की हैं, किंतु हैं परस्पर भिन्न दृष्टियों की प्रतिनिधि। आदम का निष्कासन इसलिए हुआ कि उसने ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध ज्ञान का फल चख लिया था। यह ऐसी विश्व दृष्टि का प्रतिनिधि मिथक है जो स्वतंत्र विचार की आज्ञा नहीं देती। इसमें मनुष्य क्या है, इस पर विचार की गुंजाइश ही नहीं देती। वह क्या करे, उसका कर्तव्य क्या है, इसके लिए विधि निषेध करती है, किंतु स्वतंत्र विचार पर रोक लगाती है। इसके उल्लंघन का फल ईश्वर का कहर है। स्वतंत्र विचार ज्ञान की प्राप्ति पूर्णतया निषिद्ध है इस ईश्वर की सृष्टि में, ऐसे ईश्वर की सृष्टि में। यूरोप में 18वीं शताब्दी में जिस दृष्टि का उदय हुआ, जिसे एनलाइटनमेंट कहा जाता है, वह इस ईसाई दृष्टि को नकार कर ही स्थापित हुई। किंतु उस विडंबना देखिए कि यह दृष्टि भी स्वयं को सत्य की एकमात्र प्रामाणिक दृष्टि मानती है, दृष्टियों के अनैक्य को अस्वीकार करती है। हम सब जानते ही हैं कि इसके विपरीत भारत में दृष्टियों का अनैक्य सर्व स्वीकृत रहा है। सनातन के जो पाश्चात्योन्मुखी शिक्षा में जो स्वयं जो है पश्चिमी शिक्षा में दीक्षित है, उसके बोध में भारतीय अध्यात्म दृष्टि स्वप्न के माध्यम से पुनर्जागृत होती है। उसका बचपन उसके साधु स्वभाव के धर्मपरायण पिता से सुने, रामायण और महाभारत के, पुराण के, हितोपदेश के, मिथकीय आख्यानों को सुनते बीता था।
इन्हें सुनते असंभव से लगने वाले मिथकीय पात्रों, देवों, दानवों, पशुओं आदि के वास्तविक होने को लेकर उसके मन में जो सवाल उठते, उसके पिता उनका जवाब देते, उन कथाओं के मर्म को, उनमें व्यंजित अर्थों को, उनके सत्य को समझाते। इस प्रकार ऐसे धर्म परायण पिता के संसर्ग में उसका मानस निर्मित हुआ था। उसके पिता की व्यावहारिक जीवन में असफलता और गरीबी से खिन्न होकर एक दिन सनातन घर छोड़ देता है और एक अलग व्यावहारिक जीवन चुनता है। एक अलग और एक व्यावहारिक जीवन चुनता है। आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर इकोलॉजिस्ट बन जाता है, बहुत नाम कमाता है, एक पुस्तक भी लिखता है। रिटायर होकर, किंतु वो जब रिटायर होता है तो वो पहाड़ों में अपने गांव, अपने घर लौट आता है। जिस समय ये उपन्यास आरंभ होता है उस समय सनातन 70 का हो चुका है। उसमें उसके जो वो एक स्वप्न देखता है, उसमें उसका वो जो ये जिससे ये उपन्यास आरंभ होता है, उस स्वप्न में वह पुराना बोध, उसके बचपन का जो सुप्त स्मृति के रूप में पड़ा हुआ था, पुनः जागता है। एक स्थान पर अपने लेख में रमेश जी बचपन की स्मृतियों के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि आखिर क्या बात है कि सुदूर बचपन के कुछ खास स्मृति बिंब ही हमारे भीतर यथावत टके रह जाते हैं। हजारों बिंबों में से यही क्यों बारंबार पकड़ते हैं और हमारे अंतर जीवन के लिए, हमारी रचना के लिए भी निर्णायक महत्व के साबित होते हैं। कैसे यह होता है कि हमारे वेदन तंत्र पर अंकित कुछ ही आवाजें, मूर्तें, हरकतें और छवियां लौट लौट कर आती हैं हमारी जीवनानुभूति को आलोकित करने। कविता में ही क्यों, उपन्यास रचना के दौरान भी ये अप्रत्याशित रूप से आविर्भूत होती हैं। ये बात उन्होंने इस उपन्यास के लिखने के बहुत पहले कही थी। सनातन के मनोमस्तिष्क में यह फिर जागता है, ये उसका बचपन का मानस, और आरंभ होता है मनुष्य के जीवन के अर्थ, उसकी सार्थकता को लेकर सनातन के मन में लगातार चलने वाली ऊहापोह का, और उसके और उसके मित्रों के बीच में चलने वाले सतत वाद विवाद का। रमेश जी ने इसी वाद विवाद को बहुत ही रोचक कथा के रूप में प्रस्तुत किया है। ये सनातन इसी रोचक बातचीत की कथा है। अब ये सनातन कौन है जिसकी यह कथा है? क्या यह रमेश जी के स्वयं के स्व का ही सृजन है? उनकी आत्मानुभूति के विग्रह का ही आविर्भाव है? क्या सनातन के जीवन की यात्रा रमेश जी के ही जीवन की यात्रा है? यदि अज्ञेय जी के शब्दों में कहें तो क्या यह उनका ही आत्मघटित विवरण है? कथा सनातन की भूमिका में रमेश जी की ऊहापोह या कहें द्वंद्व की आत्मकथा को लिखा ही क्यों जाए, इस बात को लेकर है, जो इस कथा सनातन के उनकी आत्मकथा होने की ओर एक इशारा करता है। बल्कि अब यहाँ वो रमेश जी कहते हैं कि आत्मकथा को लिखा ही क्यों जाए, इस बात को लेकर उन्होंने ये कुछ प्रश्न उठाए हैं। वो ये भी कहते हैं कि जिस आत्म की ये कथा है वो आत्म क्या है? इस तरह के प्रश्नों के साथ वो आरंभ करते हैं कि हर्ष और विषाद की पराकाष्ठाओं के बीच झूलते इस जीवन का अर्थ क्या है? आदमी अपनी जीवनी या आत्मकथा किस लिए और क्यों लिखना और लिखवाना चाहता है? क्यों वह जीते जी ना केवल अपना सारा हिसाब किताब चुकता कर जाना चाहता है, बल्कि दुनिया के सामने अपनी एक ऐसी छवि भी आंक देना चाहता है जो उसके तमाम जिए भोगे का औचित्य स्थापित करते हुए उसके पाक साफ होने के सबूत की तरह से कायम रहे। वो फिर प्रश्न उठाते हैं, सवाल उठता है कि क्या यह संभव है अपने और औरों के बारे में भी पूरा पक्का सब जान पाना और बोल पाना? कैसी भी आत्मकथा क्या पूरा सच प्रकट कर सकती है? क्या हर जीवनी चाहे अनचाहे
जाने अनजाने इस मनुष्य मात्र के करुण और हास्यास्पद जीवन के अनिवार्यतः अधूरे टूटे मिलावटी व्यक्तित्व या कि अहम का ही मंडन करने को अभिशक्त नहीं है। क्या कोई आत्मकथा सच्ची आत्मकथा हो सकती है? यहाँ बात आत्म घटित होने के प्रति सच्चे होने, आत्मकथा अपने किए के औचित्य को स्थापित करने का ही उपक्रम ना बनकर रह जाए। क्या ये बात इस चिंता की है? ये जो इस प्रश्न की आकुलता की है? फिर एक प्रश्न और भी है कि अहम क्या आत्मा है? किसकी सत्य कथा पेश करने का दावा किया जा रहा है? होने और जानने की ये खाई कैसे पाटी जाएगी? यहाँ चिंता आत्मघटित सत्य के निरूपण की है रमेश जी के सामने। चिंता यह भी है कि होने, घटित होने और उसे जानने के बीच की ये खाई कैसे पाटी जाएगी? यानी जो हुआ है, जो होता है, क्या वह भी क्या सही जाना जा सकता है? ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका सामना किसी भी आत्मचेतन आत्मकथा लेखक को करना ही होगा। रमेश जी इन प्रश्नों के उत्तर के लिए एक दूसरा रास्ता लेते हैं। वो कहते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर ईश्वर ही जाने। फिर तुरंत ही कहते हैं कि मगर क्या वह भी जानता है? पहले रचता है सृष्टि को और उसमें भी सबसे अधिक विकसित मानव जीव को, तो क्या वह रचना करके ही जानता है और होता है? क्या चाहता है वह मनुष्य से? क्यों रचा उसने मनुष्य को अपनी सतत विकासमान और प्रगतिशील रचना प्रक्रिया में? क्या इसलिए नहीं कि मनुष्य उसका अनुसरण करे, उसी की तरह रचना करे और रचते हुए अपने को जानने की कोशिश करे कि वह क्यों जीता है, क्यों पैदा होता है और मरता है? क्या रिश्ता है उसका अपनी मानव बिरादरी से ही नहीं, मनुष्यतर सृष्टि से भी क्या संबंध है उसका? कौन बताएगा उसे? कथा सनातन का आरंभ ही इस प्रश्न से होता है कि जीवन का अर्थ क्या? मनुष्य, अब यहाँ बात देखिए कि मनुष्य आत्मचेतन प्राणी है, ऐसा प्राणी जो आत्मबोध से संपन्न है। किम मया कर्तव्यम, मैं क्या करूं, यह प्रश्न उसी के समक्ष प्रस्तुत होता है। इसको इंगित हमने ऊपर भी किया था। इस प्रश्न का उत्तर है वह करो जो धर्म है। धर्म क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में जीवन का अर्थ क्या है छिपा है। जीवन का अर्थ अथवा सार आत्मस्वरूपवत होने में ही है। जीवन का अर्थ आत्मस्वरूपवत हो पाने में ही है, आत्मचरितार्थन में है। फिर ये आत्म क्या है, इसका स्वरूप क्या, इसी का उत्तर खोजता, इसी को चिन्हता यह उपन्यास है। खास बात यह है कि जीवन के अर्थ की खोज की यात्रा विभिन्न पात्रों के परस्पर संवाद में पिरोई हुई है। यह सनातन की कथा में अंतर्निहित खोज नहीं, बल्कि कथाकार ने इसे कथा रूप दिया है। इसे उन्होंने आत्मकथा कहा है। तो क्या यह कथाकार की आत्मकथा है? नहीं, यह अपने जीवन के अर्थ की खोज करते आत्म की कथा है। पर यह आत्म किसका है? यहाँ मैं अज्ञेय जी के शेखर एक जीवनी की भूमिका में आत्मकथा के विषय में कही हुई बात को उद्धृत करना चाहता हूं। उससे बात कुछ और स्पष्ट हो जाएगी। अज्ञेय जी कहते हैं कि यह घनीभूत वेदना की केवल, वो जो शेखर एक जीवनी उन्होंने लिखी थी उसके विषय में कहते हैं कि यह घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। एक मास बाद जब मैं उस समय, जिस समय उन्हें ये विजन हुआ था, उस समय वो लाहौर की जेल में थे। तो वहां से वो कहते हैं कि जब एक मास बाद मैं लाहौर के किले से अमृतसर जेल ले जाया गया, तब लेखन सामग्री पाकर मैंने 4-5 दिन में उस रात में समझे हुए जीवन के अर्थ और उसकी तर्क संगति को लिख डाला। उसके बाद 9 वर्ष से भी अधिक मैंने उस प्राण दीप्ति को एक शरीर देने में लगाए। उसी को शरीर देने के लिए, इसलिए कि वैसी इंटेंसिटी या तीव्रता केवल कल्पना के सहारे नहीं मिल सकती। वह जीवन में ही मिल जाए तो कल्पना से उसे संयत किया जा सकता है, पूर्वापर का जामा पहनाया जा सकता है। फिर वो आगे कहते हैं, क्या यह जीवनी आत्मजीवनी है? यह प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, बल्कि शायद पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि पाठक पूर्व धारणा बनाकर चलेगा कि ये जो है वो आत्मजीवनी ही है।
हिंदी जहाँ प्रत्येक कवि अपनी पत्नी को लक्ष्य करके लिखता है, वहाँ वियोग की कविता इतने भर से प्रमाणित मान ली जाती है कि अमुक जी ने अपनी पत्नी के देहांत के बाद लिखा है। या वहाँ यह आशा करना व्यर्थ है, जब ऐसी परिस्थिति हो सोच की, जब ऐसी सोच हो तो वहाँ ये आशा करना व्यर्थ है कि शेखर जो केवल जीवनी ही नहीं, एक व्यक्ति की अपने मुँह से कही हुई जीवनी है, उसे लेखक की जीवनी नहीं मान लिया जाएगा। अज्ञेय जी आगे कहते हैं कि आजकल अधिकांश हिंदी साहित्य और आलोचना एक भ्रांत धारणा पर आश्रित है कि आत्मघटित आत्मानुभूति नहीं, क्योंकि अनुभूति बिना घटित के भी हो सकती है, कि आत्मघटित का वर्णन ही सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी सच्चाई है। जो आत्मानुभूत है, भले ही वह आत्मघटित ना भी हो, पर घटित हो तो क्या वह प्रामाणिक नहीं होगा? इसका उत्तर अज्ञेय जी इलियट के उदाहरण से देते हैं। There is always a separation between the man who suffers and the artist who creates, and the greater the artist, the greater the separation. भोगने वाले प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर रहता है, और जितना बड़ा कलाकार होता है उतना ही भारी अंतर होता है। फिर वो आगे कहते हैं, शेखर का एक भी पात्र नहीं है जो न्यूनाधिक मात्रा में संश्लिष्ट या कंपोजिट कैरेक्टर नहीं हो। तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वेदना शेखर को अभिसिंचित कर रही है। शेखर में मेरापन अधिक है। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम दस्तावेज, यद्यपि साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। मैं सोचता हूं कि, और मुझे लगता है कि रमेश जी का सनातन भी उन्हीं की आत्मानुभूति का विग्रह है। इसमें जो सनातन बना है, जिस प्रकार से वो सामने प्रस्तुत हुआ है, वो उसके बचपन, उसका परिवेश, उसके पिता का कैरेक्टर, उसमें उसकी माँ, इन सब का जो चित्रण और साथ में जो अन्य घटनाएं इसमें है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो रमेश जी के स्वयं के जीवन की ही घटनाएं हैं। किंतु यह उनकी मानस यात्रा या मानसानुभूति कह लीजिए उसे, उनके भीतर उनकी आंतरिक अनुभूतियों का कहना चाहिए का मूर्तिकरण सनातन के रूप में हुआ है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये जो सनातन है, उसमें उस सनातन जो रास्ता लेता है, वो रास्ता दरअसल एक तरह से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के माध्यम से जो अध्यात्म की परंपरा है, उसी ओर जाता मुड़ता दिखता है। यद्यपि उसके बचपन के बाद का जो जीवन है, उसके रिटायरमेंट तक का, वो एक दूसरे टेंजेंट पर है, और उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि वो जब वापस रिटायरमेंट के बाद अपनी जड़ों की, अपने जीवन की सार्थकता की, उसमें अंतर्निहित अर्थ की को खोजने का प्रयास करता है, तो वो वही मार्ग पकड़ता है, वही रास्ता लेता है जिसके लिए उसके पिता के संसर्ग से, उसके पिता के माध्यम से उसका मानस तैयार हुआ था। धन्यवाद। मुझे लगता है कि शायद मैं आपके समक्ष अपनी बात रख पाया। जी जी कमल नयन जी। हाँ, तो ये अर्पण जी, अब आपके हवाले है। जी जी, शुक्रिया इस महत्वपूर्ण विवेचन के लिए। और असल में इसमें मुझे दरअसल एक पहले चिंता यह भी थी कि कुछ दार्शनिक पुट ज्यादा बढ़ जाने से
कहीं नीरस और दुरूह सी ना बन जाए बात, किंतु पता नहीं कि मैं ठीक से ये बात जो है आप लोगों के सामने रख पाया अथवा नहीं। अब ये तो आप लोग ही बताएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि काफी गहन और गंभीर रूप में आपने इस उपन्यास के मर्म को यहाँ पर हम सभी के साथ साझा किया है। और दर्शन का तो साहित्य के साथ एक संबंध है ही, कई बार प्रत्यक्ष, कई बार परोक्ष रूप में भी। तो दर्शन के साथ या दूसरी जो विधाएं हैं या जो दूसरे अनुशासन हैं, उन सब के साथ साहित्य कहीं न कहीं जुड़ा हुआ ही है। मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कमल नयन जी की जिस तरह से साहित्य में हर विषय समाहित हो जाता है, जो जिस विषय से जूझ रहा है, मान लिया आप इतिहास और दर्शन से जूझते आए हैं, जीवन भर पढ़ाते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लिखते आए हैं, तो आप अगर साहित्य में कुछ करेंगे, आप कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप कुछ कोई कृति के रूप में अगर कुछ करते हैं, चाहे वह गल्प जैसा ही कुछ हो, तो आप वैसे ही पात्र गढ़ेंगे जिसमें आपको सुविधा होगी, जिसमें जो आपका अपना अनुभव है वह बोलता है। इसलिए भी साहित्य का जो मतलब उसका जो परिदृश्य है वह काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी पृष्ठभूमि को वहां पर उठाता है। कोई पहाड़ को उठा रहा है, कोई मैदान को उठा रहा है, कोई रेगिस्तान को उठा रहा है, कोई विदेश की के जो विभिन्न अलग अलग उनके जो स्थल हैं, जो जगहें हैं, उनको उठा रहा है, कोई मिथकीय प्रसंगों को ला रहा है। तो यह तो एक वैविध्य है ही, और उसका अपना एक खास महत्व भी है। कोई युद्ध की पृष्ठभूमि। जी। एक बात कहना चाह रहा था, दरअसल समस्या ये है कि हमारे यहाँ पर हमारा जो अपनापन है वो पूरी तरह से एक ऐसी आधुनिकता से आच्छादित है, जो आधुनिकता हमारी नहीं है, किंतु हमने उसे ग्रहण किया है। वो पश्चिम का युगबोध है जो हम पर भारी है। अब हम पूरी तरह से उसमें हैं। किंतु एक बात ये है कि जिस समय ये भारत में आई थी, उस समय हमारा जो जन सामान्य था, क्योंकि वो बेपढ़ा लिखा था इस आधुनिक अर्थ में, इसके कारण से वो इससे मुक्त रहा। किंतु धीरे धीरे आजादी के बाद जैसे जैसे शिक्षा तंत्र का विस्तार और प्रसार हुआ, तो वो भी इसके लपेटे में आ गया। ऐसी स्थिति में जो हमारा अपना पुराना, जिसका नवीकरण हमारे आधुनिक मनीषियों ने, कवियों ने किया है, वो इन ज्यादातर लोगों की समझ के परे है। इसके कारण से अनेक प्रकार की समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। तो गांधी जी ने भी जो अपना हिंद स्वराज लिखा था, वो इसी आधुनिकता का, इसे आधुनिक सभ्यता का प्रत्याख्यान है, बड़ा सशक्त। और उन्होंने जो साम्यतिक इसका विकल्प प्रस्तुत किया था, वो विकल्प पूर्णतया भारतीय था, किंतु वो उसे स्वीकारा नहीं गया। उन्होंने गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे भी रद्दी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समय जो चल रही थी, उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया था। रमेश जी के सारे लेखन में आरंभ से ही इस यही परेशानी दिखती है कि हम आत्महीनता का शिकार होते जा रहे हैं। और इसलिए वे विभिन्न बाहर की यात्राओं में भी जाते हैं, तो वहां भी वो पूरब के ठाठ को भी अपने साथ लिए चलते हैं। उनमें एक हरापन नहीं है, उनमें दोनों ही चीजें हैं। पश्चिम की बातों को उन्हीं के धरातल पर जाकर, उन्हीं के तर्क कौशल के जो उनके अपने रूपाकार हैं, उनके बीच ही उनको कहीं ना कहीं परास्त भी करते हैं। परास्त तो नहीं कहना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं अपनी बात रखते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। और हमारे यहाँ जैसे कृष्ण पटनायक हो गए, विकल्पहीन नहीं है दुनिया, उन्होंने इतनी सुंदर किताब लिखी। या अनुपम मिश्र हो गए, जो आज भी खड़े हैं तालाब।
तो इस तरह से जो भारत की अपनी चिंता है, जो हमारा अपना जो परिवेश है, अलग अलग जो हमारे भौगोलिक अलग अलग चुनौतियां हैं, उन सब के बीच कैसे हमें बाहर के अनुकरण से नहीं बल्कि स्वयं अपने भीतर के चिंतन से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की जरूरत है। हमारा अकेलापन उस तरह का अकेलापन नहीं है जो पश्चिम में उपलब्ध है। आज भी हम में से अधिकांश गांव से आते हैं, कस्बों में आते हैं, और जो वहां का भाईचारा है या वहां जिस तरह के संबंधों की कथा है, तो कितने रोचक ढंग से और कितने कम घटनाक्रम के बीच रमेश चंद्र शाह जी के कथा साहित्य में या उनकी कई कहानियों में, जिनके यहाँ पाठ भी हुए, उपलब्ध है, वह उपस्थित है, वह पूरा संबंध जो दूर का संबंध है ना। और वहां भी वो सारी बात जो वो पश्चिम जगत उसकी कल्पना नहीं कर सकता है। कोई दूर दूर की मौसी है और मौसी की बेटी है, दूर की मौसेरी बहन या कुछ भी कह लीजिए, वह पूरा घर संभाले। ऐसे कितने लोग हैं जो एक बड़ा एक रूपक बनता है संबंधों का हमारे समाज में। जाहिर है कि एक भौगोलिक पूरा एक ग्राम उपस्थित हो गया है, जिसको हम ग्लोबल विलेज के रूप में समझते हैं, उसके प्रभाव में हम लोग भी हैं। मगर उसके बाद आज भी जो हमारा जो भारतीय समाज है वह अपने हिसाब से गतिमान है, और उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर हमें कहीं ना कहीं अच्छा महसूस होता है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। और एक बड़ी बात ये भी है कि रमेश जी जैसे लोग जो हैं वो इस तरह का उनका सहारा, उनका संबल, और जिनके माध्यम से ये परंपरा जो है वो नवीकृत होती है, ये बहुत महत्व की बात है। लौकिक जगत जो है इसको ही पारयांतिक मान लेना किसी भी तरह से ठीक नहीं हो सकता। ये अपनी पारयांतिकता यदि किसी डिवाइन में या किसी दिव्यता में देखता है तो इसका उद्धार संभव है, अन्यथा नहीं। रमेश जी के लेखन में ये बात पूरी तरह से स्पष्ट होती है। यदि हम इसी को ही जो है सामने, इसी को ही यदि हम सत्य मानकर चलते हैं और मनुष्य के उसी स्वरूप को सत्य मानकर चलते हैं जो कि पश्चिम में जिसकी जो अवधारित हुआ है, साइकोसोमैटिक रूप, दैहिक रूप, तो वो जो है उसके परितोष का के परिणाम स्वरूप ही तो ये सारी कंज्यूमरिस्ट सिविलाइजेशन खड़ी हुई है, जो कि प्रकृति को ही नेस्त नाबूद करने पे आमादा है। ऐसी स्थिति में यदि कहीं कोई प्राण की गुंजाइश हो सकती है इससे, तो वो ऐसे ही कहना चाहिए, ऐसी ही भारतीयता हमें दरअसल भारतीयता का उसी प्रकार से नवसर्जन करना होगा जिस प्रकार से इन लोगों ने किया है। रमेश जी हैं, अज्ञे जी थे, शल्य जी थे, मुकुंद जी हैं, और बहुत से लोग हैं, निर्मल जी हैं, और बहुत से लोग हैं। किंतु बात यही है कि हम उस तरफ बढ़ें और ये मेन स्ट्रीम बने हमारी शिक्षा के माध्यम से जन सामान्य में ये उतरे। अभी तो बहुत से कथावाचक, उनकी कथाओं में इकट्ठे होने वाले लोग ये सब सुनते हैं, किंतु ये घर नहीं करता उनमें। वो शिकार इसी कंज्यूमर कल्चर के ही है, इस आधुनिक सभ्यता के ही है बहरहाल। और जिन विद्वानों की आप चर्चा कर रहे हैं, उनके साहित्य में या उनके चिंतन में ये सब चीजें प्रामाणिक रूप से इसलिए भी आ पाई कि वे जीवन के बहुत निकट रहे। वे अनुकरण करके या अकादमिक स्तर पर स्वयं को सिद्ध करने के लिए काम नहीं कर रहे थे। वह कहीं ना कहीं जीवन द्वारा और जीवन मिलने से जो उन पर ऋण है उसको उतारने के लिए भी चिंतन मनन कर रहे हैं, और स्वयं उनके अंदर जो अपना नचिकेता है, उसके जो सवाल हैं, उससे अपनी पृष्ठभूमि के बीच जूझ रहे हैं। वो पश्चिम को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसको एकदम से उसकी जुगाली नहीं कर रहे हैं, जो कई बार हमारे कई दूसरे साथीगण करने लग जाते हैं।
प्रतिक्रिया आ रही है रमेश चंद्र शाह साहब की, भारतीयता का नव सर्जन, यही सबसे बड़ी चुनौती है। जी। इसी से जूझे हैं शाह साहब भी। हाँ, जीवन भर जूझते रहे। और एक और प्रतिक्रिया आपके वक्तव्य को लेकर, जिस तरह से आपने उसकी व्याख्या की, वो शाह साहब की ही प्रतिक्रिया है। कथा सनातन की बहुत आंतरिक और अर्थ खोजी रीडिंग का संतोष मिला। और भी अच्छा। ऐसी कई महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं। देव सिंह पोखरिया जी लिख रहे हैं, इस आपके वक्तव्य को और इस चर्चा को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। इसी तरह से किरण मोदक जी, शंपा जी और तमाम मित्रगण, मधुमती जी, दिगराज शर्मा जी और कई साथीगण, बाल कीर्ति, हरगोविंद पुरी जी और राम कुमार तिवारी जी, केपी शाह जी, विपिन शाह जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और अच्छा भी है कि इस बहाने यह बातचीत जो है एक इंटरैक्टिव रूप भी ले लेती है। और इस अवसर पर मित्रों, हमें एक बहुत ही सुंदर वीडियो मिला है, जिसमें हमारे वक्ता कमल ने, जिस स्वयं नचिकेता की भूमिका में है, वे कुछ पूछ रहे हैं रमेश चंद्र शाह जी से। और शाह साहब, जैसा कि आप जानते ही हैं कि वे कई मूल प्रश्नों पर विचार विमर्श करते रहे हैं, जीवन, मृत्यु, प्रकृति और तमाम रहस्यों पर, धर्म, भारतीय संस्कृति, ऐसे कई पक्षों पर वे बात करते रहे हैं। तो उस वीडियो को एक बार सुन लेते हैं। उसमें कई गरिमामय उपस्थिति है वहाँ, मसलन शाह साहब हैं, यशदेव शल्य जी हैं, ज्योत्सना मिलन जी हैं। तो इनके घर का ही वीडियो और स्वयं इनके ही सौजन्य से मिली हुई वीडियो। तो इसको एक बार देखते हैं और फिर एक आध कोई और बातचीत करके हम लोग बताइए। वशिष्ठ ने जब सारे तर्क हार गए उसके, तो अंत में तर्क जो उसने दिया, उसने कहा बेटा आज तू क्या समझता है कि जीवन स्वाभाविक चीज है? स्वाभाविक चीज तो मृत्यु है। जीवन ही एक आश्चर्य, एक एक्सीडेंट है। स्वाभाविक अवस्था जो है वो तो मृत्यु है। बाप रे, मरण प्रकृति शरीरिणाम विकृति जीवितम उच्यते बुधई। सारे विद्वान ये कहते हैं कि शरीर धर्मा लोगों की, शरीरी लोगों की जो प्रकृति है, नेचर है, नेचुरल वो जो स्थिति है, वो मरण ही है। जीवन तो विकृति है। मरण प्रकृति शरीराम विकृतिर जीवितम उच्यते बुधई। विद्वानों का ये कहना है। हिंदी में ये जीवे को आश्चर्य है, जीवे को आश्चर्य है, मरे तो आश्चर्य नहीं। ये अलेक्जेंडर पोप एक बहुत बड़ा कवि हुआ है। वो कहता है दिस लॉन्ग डिजीज माय लाइफ, मेरा। तो यह एक वीडियो, तो ऐसे कई तत्व और ऐसी कई समस्याओं और चुनौतियों से लगातार ये लोग जूझते रहे हैं, परस्पर चिंतन मनन भी करते रहे हैं। कमल नयन जी, हमारी बात सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, जरूर जरूर। वो और यह वीडियो आप ही ने तैयार किया और आप ही ने यह सवाल भी पूछा, तो इसके पीछे तो संदर्भ भी बतला दें, अच्छा होगा। हाँ नहीं, वो असल में वहाँ बैठे थे, जब रमेश जी होते हैं तो रोचक नहीं हो बातचीत तो हो ही नहीं सकता, बहुत ही दिलचस्प होता है सब कुछ। तो बात मृत्यु पर चल रही थी, तो मैंने उनसे रमेश जी से कहा कि आप कुछ कहिए, तो उन्होंने फिर ये जो है पुराना श्लोक जो है वो सामने रख दिया। और फिर इस पे बात आगे भी हुई थोड़ी देर, और ज्योत्सना जी और सबने भागीदारी की थी। अब वो असल में क्या है, एक चक्कर ये है कि आप पछतावा होता है कि हर
बार वीडियो क्यों नहीं बनाए उन बैठकों में। और रमेश जी इतनी बार यहाँ आए, लेकिन रमेश जी के साथ मेरी एक भी फोटो नहीं है। अब मतलब मैं खींचता था खुद कभी खड़ा नहीं हुआ और किसी ने मेरी फोटो नहीं खींची। तो और ऐसे ही मुकुंद जी के साथ रोज मिलना, मतलब बहुत 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 मिलना, लेकिन कोई फोटो नहीं है। पांडे जी के साथ कोई फोटो नहीं है। मुकुंद जी के साथ तो फिर भी एक आधा है, कहीं बाहर घूमने गए तो वहां खिंच गई, बाकी नहीं है ऐसा। तो ये अजीब ही बात है, उस समय इन चीजों पे कभी ध्यान ही नहीं गया, और अब पछतावा होता है कि होना चाहिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप इतिहासकार की ही भूमिका में रहे, स्वयं को अनुपस्थित रखकर, या अनुपस्थित भी नहीं कहें, पृष्ठभूमि में रखकर, स्वयं को पृष्ठभूमि में रखकर इतिहास को दर्ज करते रहे, इतिहास को बचाते रहे, उसको कहीं ना कहीं उसको एक सुरक्षित रूप देते रहे, उसको उसका डॉक्यूमेंटेशन करते रहे। ये आप कह सकते हैं। मेरे हाथ में यह एक किताब है, वाद संवाद, रमेश चंद्र शाह जी द्वारा लिखित, और इसमें भी कई ऐसे विषय हैं जिन पर उन्होंने बहुत गहराई से विचार विमर्श किया है। मसलन साहित्य का सामाजिक दायित्व बोध, और दूसरा अध्याय है सांस्कृतिक चेतना और हिंदी साहित्य। इसी तरह से हिंदी साहित्य और गांधी जी पर भी विचार करते हैं। ऋषि परंपरा और आज का भारत, सांस्कृतिक लयभंग, इस नाम से एक महत्वपूर्ण अध्याय है। साहित्य का आत्म संघर्ष और योग की अभय साधना, किन अलग अलग पक्षों पर वे चलते हैं। और भारतीय संस्कृति, इतिहास और भविष्य, यह भी एक महत्वपूर्ण आलेख है। तो आज चूंकि इस विषय पे ही चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है कि इसका एक अंश हम लोग यहाँ पर सुन लें। जी जी, भारतीय संस्कृति, इतिहास और भविष्य। तो शाह जी इस अपने इस अध्याय में लिखते हैं, मैं एक अंश ही रखता हूं, लंबा आलेख है तो एक अंश रखता हूं। मनुष्य की समाज रचना, मनुष्य की समाज रचना, समाज संगठन इस पर निर्भर करता है कि जी, मनुष्य की समाज रचना, समाज संगठन इस पर निर्भर करता है कि कुल मिलाकर जीवन जगत की उसकी समझ क्या है। जैसी समझ होगी उसी के अनुसार समाज की जो संरचना है वह भी ढलेगी। प्रवृत्ति और निवृत्ति तो मनुष्य मात्र बल्कि जीव मात्र के अस्तित्व में गुथी हुई है। जीवन की लयात्मक संरचना ही है प्रवृत्ति निवृत्ति। श्रम विश्राम क्षितिज वेला से, जहां सृजन करते मेला से। श्रम और विश्राम की, जागरण और सुषुप्ति की प्रवृत्ति और निवृत्ति की परस्पर संवादिता ही जीवन की लय है। बिना नींद के जागरण नहीं, बिना निवृत्ति के प्रवृत्ति संभव नहीं। किंतु यह तो मनुष्य को प्रकृति की ओर से मिला हुआ प्राकृतिक जीवन हुआ, और मनुष्य योनि में आने का अनिवार्य परिणाम ही यह है कि मनुष्य केवल प्राकृतिक जीवन जीकर ही संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए वह अंतर्विवश है प्रकृति के समानांतर और तिर्यक जाते हुए भी संस्कृति का आविष्कार या सृजन करने को। तो सवाल है, अब इस सांस्कृतिक जीवन में प्रकृति और संस्कृति का सामंजस्य कैसे साधा जाए। संस्कृति प्रकृति का अंग नहीं है, वह तो प्रकृति को किसी सीमा तक लांघ कर आत्मोन्मुख निवृत्ति या निवर्तन की प्रक्रिया द्वारा ही संभव होती है। इसीलिए संस्कृति वैयक्तिक अर्जन या उपलब्धि भी है, और व्यक्तिगत आत्म केंद्रों के गुणनफल स्वरूप सामाजिक परंपरा भी है।
एक ऐसी सत्ता या विभूति जो एक ओर तो मानव व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में अर्थ देती और परिष्कृत करती है, और दूसरी ओर मनुष्य के सामाजिक अनुभवों का आभ्यंतर अर्थ भी गढ़ती है। तभी तो अपनी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ कल्चर में विद्यानिवास मिश्र जी को उद्धृत कर रहे हैं शाह साहब। वे लिख रहे हैं कि अपनी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ कल्चर में पंडित विद्यानिवास मिश्र के अग्रज सहपाठी, माफ कीजिएगा, गोविंद चंद्र पांडे जी ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए उसे मूल्यानुसंधान की तथा आत्म साक्षात्कार और आत्म चरितार्थन की परंपरा कहा है। गोविंद चंद्र पांडे जी को उद्धृत करते हुए कह रहे हैं, और इस तरह से कई विस्तार में जाकर कई स्तरों पर इस आलेख में रमेश चंद्र शाह जी अपनी बात रखते हैं, और जो विभिन्न अतिवाद हैं अलग अलग जगहों पर पश्चिम और पूरब के, उनकी भी वे चर्चा करते हैं, परंपरा की बात भी वे उठाते हैं, और इस तरह से वे विभिन्न विद्वानों की बात करते हैं, मनीषी लेखकों की बात करते हैं, और फिर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि कहना न होगा कि हमें विभिन्न मनुष्यों को उन्होंने उद्धृत किया है कि हमें ऐसे ही मनुष्यों के चिंतन से लाभ उठाते हुए अपने लिए आगे के कर्तव्य बोध की दिशा खोजनी है, तभी हमारी विचार शक्ति और कर्म चेष्टाओं पर छाया हुआ यह अटल कुहासा भी छंटेगा, मनमानी कल्पनाओं द्वारा नहीं। तो इस तरह से कई ऐसे आलेख हैं शाह जी के, यही बात है बहुत गंभीरता से इन विषयों को उठाते हैं। रमेश जी का यही स्थायी भाव है, जो क्योंकि दरअसल देखिए कि जो ये जो संस्कृति विषयक विचार भी है, ये भी असल में इस प्रकृति के भीतर एक डिवाइन स्पार्क के रूप में ही उसको देखना संस्कृति को, और फिर साथ में मनुष्य का अपने स्वरूप को अपनी प्रत्यंगमुखता में, रिफ्लेक्सिविटी में उसको देखना समझना, और फिर उसकी अभिव्यक्ति इस सांस्कृतिक परंपरा के रूप में, ये बात ही है मूलतः यही भारतीय विचार है संस्कृति विषय। पांडे जी की ये जो द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ कल्चर है, इसमें उन्होंने दरअसल सारी सृष्टि को एक तरह से ब्रह्म की अभिव्यक्ति के रूप में ही देखा और दिखाने का प्रयास किया है, और संस्कृति जो है वो उसी ब्रह्म की साधना को ही मूलतः वो मानते हैं, और ये मानते हैं कि संस्कृति होती ही जो है वो मिस्टिकल ट्रेडिशन है, उसका मुख्य जो है वो मिस्टिकल ट्रेडिशन ही होता है। तो ये दरअसल बात यही है कि आज के युग में जो कि पूरी तरह से लौकिकता की तरफ उन्मुख है, उसमें ये सब बातें जो है वो उस तरह से होती तो हैं, किंतु फिर भी कुछ कहना चाहिए हमारे देश में अब मेन स्ट्रीम में नहीं रही हैं, मेन स्ट्रीम से हटी हुई है, किंतु जो जन सामान्य है वो उसको ये सब बातें नहीं दिखाई जा सकती, किंतु वो प्रवृत्ति जो है वो उसकी प्रवृत्ति है धर्म की ओर ही, किंतु वो उसके जो रूप जिनके हाथ में उसकी बागडोर होनी चाहिए, उनके हाथ में वो बागडोर नहीं है। ये जिनके हाथ में है वो तो उसका कोई दूसरा ही रूप गढ़ते और उस हिसाब से लोगों के सामने रखते हैं। जो भी वो परिस्थिति ये है और खराब है परिस्थिति, ऐसे में हमें बचना चाहिए। धर्म की या संस्कृति की जो स्थूल व्याख्याएं हैं या जो बिल्कुल मतलब उसके आधार पर राजनीति की जो समस्याएं हैं या जो निहित स्वार्थ है, उन सब से बचते हुए संस्कृति को, धर्म को हमें अपने जीवन दर्शन में उतारने की आवश्यकता है। वही बात है, वही ईमानदार रचनाकार यही करता है। अब देखिए ना कि रमेश जी जैसे सोचने वाले सर्जक लोग जो हैं वो फोर फ्रंट में होने चाहिए थे, कहाँ है? नहीं है।
तो देखिए ये तब है जब कि इस समय धार्मिकता का एक ज्वार भारत में आया हुआ है, उसमें भी वो उस ज्वार में रमेश जी की स्थिति कहाँ है? तो बात यही है कि यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा इसे। जी। क्या कहें? तो आज खैर कई ऐसी धाराएं लगातार बनी रहती हैं और अंत में जो समाजोपयोगी चीजें हैं वही बची रहें, वही समृद्ध हों। हम सब ऐसी ही उम्मीद रखें। और कुछ और मित्रों के नाम ले लूं इस अवसर पर जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। पूनम अरोड़ा जी, अंशुमति, शिवदयाल जी, सुरेंद्र कुमार मिश्र जी, महेंद्र रंगा जी, बलवंत कौर जी, मधु वीणा जी, नीता पटनी जी, शिशुपाल गुर्जर जी, धनंजय सिंह जी, साधना अग्रवाल जी, कल्पना शाह जी, आनंद सौरभ जी और तमाम मित्रगण। कुछ एक नाम हमने पहले भी लिए और कुछ एक नाम संभवतः छूट भी रहे हों। सभी मित्रों का हार्दिक आभार। कमल नयन जी का भी कि वे पूरी तैयारी के साथ और अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच भी इस विषय पर और इसके विभिन्न प्रसंगों को लेकर लगातार गंभीरता पूर्वक चिंतन मनन करते रहे और तदुपरांत हमारे समक्ष आए और अपने विचार साझा किए। सभी मित्रों का धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल एक नई कड़ी में हम पुनः मिलते हैं और किसी और पक्ष पर बात होगी। जी, शुभ रात्रि। जरूर।